हमने क्या किया है, हमने एक होर्स शू मैग्नेट लिए, यू शेप मैग्नेट लिए, इसका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ठीक है। उन दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हमने एक एल्यूमिनियम की रोड को प्लेस किया है, और उस एल्यूमिनियम की रोड, एल्यूमिनियम मेटल है नॉन मेटल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बैड, क्योंकि ये मेटल है तो इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। इस एल्यूमिनियम की रोड को मैंने यहाँ स्टैंड की हेल्प से एक स्विच और बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है। जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करता हूं सर्किट पूरा हो जाता है। सर्किट पूरा हो जाएगा तो इस पूरी के पूरे वायर में करंट फ्लो करेगा और इस रोड में भी क्या फ्लो करेगा, करंट। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से उसके चारों तरफ क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से उसके चारों तरफ क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड। ये किसको याद है बात, चैप्टर का नाम क्या है। तो जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से क्या क्या वहां पर प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, कौन कौन बता सकता है, दो कौन सी हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, बताओ कौन कौन बता सकता है, पारुल आप बताओ। एक तो एल्यूमिनियम रोड की मैग्नेटिक फील्ड हो गई क्योंकि उसके अंदर क्या पास हो रहा है, करंट, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। और एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि नॉर्थ से साउथ होती है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई यहाँ पर। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर इफेक्ट डालेगी, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, जिसकी वजह से क्या लगेगा, फोर्स। अब मैग्नेट तो हमने फिक्स कर रखी है, तो कौन मूव करेगा, रोड, या तो राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, है ना। तो ये जो रोड है इसके ऊपर क्या लग रही है, एक फोर्स लग रही है। वो फोर्स क्यों लग रही है, क्योंकि इस रोड में हमने क्या पास कराया, करंट पास कराया। करंट पास कराने की वजह से इसके चारों तरफ क्या जनरेट हुई है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट हुई है, उस मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने की वजह से यहाँ पर एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड थी और एक इस रोड की मैग्नेटिक फील्ड है, वो दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे पर क्या लगा रही हैं, फोर्स। मैग्नेट को हमने फिक्स कर रखा है तो फोर्स की वजह से मूव कौन करेगा, रोड। कौन मूव करेगा, रोड, आइदर लेफ्ट और राइट। तो वो किस साइड मूव करेगा उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसका नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या नाम है, टॉपिक का नाम क्या है, force acting on a current carrying conductor when placed inside a strong magnetic field। जब आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उसके ऊपर क्या लगती है, एक फोर्स लगती है। वो फोर्स क्यों लग रही है, क्योंकि उस कंडक्टर की भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और मैग्नेट की एक मैग्नेटिक फील्ड थी। तो दोनों दो मैग्नेट्स हो गई ना वहां पर, एक तरह से एक तो मैग्नेट है ही और एक उस एल्यूमिनियम रोड में भी तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब ये दोनों मैग्नेट या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो अब ये मैग्नेट तो फिक्स है, तो जो फोर्स लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा, एल्यूमिनियम की रोड के ऊपर लगेगा। तो इसीलिए हमने इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या हेडिंग बनाई है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग बनाई थी लास्ट टाइम या नहीं बनाई थी, लास्ट टाइम कुछ लिखा था इसमें, सिर्फ हेडिंग बनाई थी, एक डायग्राम बनाया था, मोटर वाला हेल्प से समझने की कोशिश की थी। ऐसा होता है बच्चों, जब आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हो तो उसकी वजह से उसके ऊपर क्या लगती है, एक फोर्स लगती है। और यही हमें इस टॉपिक में पढ़ना है, क्यों लगती है वो फोर्स, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। लिखो पहले, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, when a current carrying conductor is placed, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं ये टॉपिक, ठीक है। लास्ट टाइम जिसका मिस हुआ था उनको भी क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूं ये टॉपिक। when a current carrying conductor is placed inside a strong magnetic field, inside a strong magnetic field, then it will experience
it will experience a force, then it will experience a force। तो उसके ऊपर क्या लगता है? एक फोर्स। ठीक है, ये फोर्स क्यों लगता है? क्योंकि उस करंट कैरिंग कंडक्टर की एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो दोनों आपस में क्या करती हैं? इंटरेक्ट। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में स्टार डालकर, when the current passes through a conductor, when the current passes through the conductor, comma, magnetic field is produced around it, magnetic field is produced around it, and the magnetic field of magnet magnetic field of magnet and magnetic field of current carrying conductor and magnetic field of current carrying conductor interact with each other, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ क्या करती हैं? इंटरेक्ट करती हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब है फोर्स लगाती हैं। एंड दैट इज वाई फोर्स एक्ट्स ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर क्या लगती है? फोर्स। क्योंकि मैग्नेट फिक्स करके रखते हैं, तो फोर्स किसके ऊपर लगती है? कंडक्टर के ऊपर। अगर मैग्नेट भी फ्री होगी तो दोनों के ऊपर फोर्स लगेगी, दोनों या तो एक दूसरे के पास आएंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, इसको हमने लास्ट टाइम समझा भी था एक एग्जांपल की हेल्प से, दोबारा से समझ लेते हैं। मैंने एक बड़ी सी यू शेप मैग्नेट ली थी, उसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। क्योंकि मुझे सिर्फ पोल से काम था, तो इसलिए मैंने बाकी का हिस्सा उसका रब कर दिया था। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेट के बीच में मैंने क्या प्लेस किया था? एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस किया था लाइक दिस, और उसको एक बैटरी और एक स्विच से कनेक्ट कर दिया था लाइक दिस। ठीक है, अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम था। इसमें कुछ और चेंजेस भी होते हैं, कुछ और मॉडिफिकेशन भी होते हैं, अभी बाद में बात करेंगे उसके बारे में। डिटेल में इसलिए नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि ये अब सिलेबस का पार्ट फिलहाल नहीं है। इसको हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि हम एक रूल समझ सके। रूल का नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या नाम है? जो हमें ये बताता है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रही है तो वो किस डायरेक्शन में लग रही है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, लेफ्ट में, राइट में, कैसे वो हम निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास एक रूल है। क्या नाम है उस रूल का? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फिलहाल ये बताओ, सर्किट पूरा है? सर्किट पूरा है तो करंट फ्लो करेगा। करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट सही फ्लो करा है आपके हिसाब से? एक और चीज देखना जरा, जो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इन दोनों के बीच में भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उसकी डायरेक्शन कहां से कहां होगी? नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड जिसका सिंबल बी होता है, बी के ऊपर एरो आ जाता है, इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है? नॉर्थ टू साउथ। तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड की, एक तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड हो गई, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड किसकी जनरेट होगी? करंट की वजह से जनरेट होगी। किसकी वजह से जनरेट होगी? अगर मैं इस कॉइल का नाम रखूं कुछ, लेट्स सपोज पी क्यू आर एस, तो मैं रूल की हेल्प से बता सकता हूं कि कौन से पार्ट पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। पहले तो ये बताओ, फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? कितने बच्चे कह रहे हैं फोर्स लगेगी? वैष्णवी रीजन? हाँ, तो पूछेगी, कब पूछेगी मेरे से? जब मैं पूछूंगा तब बताएगी, तब से पूछ सकते थे ना। जब यहां पर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो और उस ऑब्जेक्ट में करंट पास हो रहा है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर क्या लगेगी? फोर्स। दोबारा समझना इस चीज को। मानो एक ही मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है। एक और मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल और ये उसका साउथ पोल। ठीक है, अब ये दोनों मैग्नेट को मैं पास में ला रहा हूं पकड़कर। ठीक है,
अब बताओ इन दोनों में फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? कैसा फोर्स होगा वो? कौन कौन कह रहा है फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा? ये तो समझ आ रहा है, दो मैग्नेट को पास लाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सिंपल सा करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना सभी बच्चे। दो मैग्नेट्स को पास लाने की कोशिश की जा रही है, दोनों का नॉर्थ पोल आ रहा है, सेम पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। फिर से मैंने दो मैग्नेट्स को लिया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। क्या अब भी इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा? इस बार कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अपोजिट पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, अब क्योंकि इनके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो देखो मान लो मैंने ये वाली मैग्नेट कर दी फिक्स, इसको पकड़ के बैठा हूं कि ये हिलेगी नहीं, तो कौन सी मैग्नेट हिलेगी? दूसरी वाली हिलेगी, है ना? ये दूसरी वाली हिलेगी, ये दूसरी वाली इसके पास जाएगी या दूर जाएगी? दूर जाना शुरू होगी। एग्री करते हो इस बात से? ठीक है। ऐसे ही मैं फिलहाल इसमें यहां पर नीचे वाली को, इसको पकड़ के बैठ गया हूं कि ये हिले ना, तो कौन सी हिलेगी? ये वाली। ये दूर जाएगी या पास? पास आएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना? तो अगर मैं एक मैग्नेट फिक्स कर दूं तो दूसरी अपने आप या तो दूर जाएगी या पास आएगी, क्योंकि या तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा या क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डिपेंड करता है कौन सा पोल किस साइड पड़ रहा है। ठीक है, तो या तो दूर जाएगी या पास आएगी। दोनों ही केस में फोर्स तो लग रहा है ना उसके ऊपर। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है उस मैग्नेट के ऊपर? फोर्स। एक मैंने फिक्स कर रखी है तो फोर्स दूसरे पे लग रहा है। अगर मैं फिक्स ना करता तो दोनों एक दूसरे से दूर चली जाती, यहां दोनों एक दूसरे के पास आ जाती। बस एक को मैंने पकड़ रखा है इसलिए इसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये दूर जा रही है। यहां पर इसको पकड़ रखा है इसलिए इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ये वाली पास आ रही है। पहले ये बताओ ये किस किस को क्लियर हो? यहां तक क्लियर है सबको? अब मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक मैग्नेट है, ये मेरे पास कोई मैग्नेट हो गई, बार मैग्नेट। ठीक है, मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है लाइक दिस, जिसको मैंने बैटरी से या स्विच से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, बैटरी और स्विच से कनेक्ट कर रखा है। अब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। जैसे ही किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, उसकी वजह से उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होती है? क्या प्रोड्यूस होती है? क्या प्रोड्यूस होती है? चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम बोलो। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा किसी सर्किट में तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगी? तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। किस फॉर्म में? कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। एक मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी? बार मैग्नेट की। ठीक है, बार मैग्नेट की भी तो अपनी क्या होगी? एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, अब बार मैग्नेट को तो मैंने कर दिया फिक्स, पकड़ कर बैठा हूं इसको, तो अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेगी या नहीं करेगी? इंटरेक्ट करने का मतलब फोर्स लगाएगी या नहीं लगाएगी? या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे या एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को क्या करेंगे? यहां तक कौन कौन एग्री कर रहा है? मैं बार मैग्नेट को पकड़ कर बैठ गया कि तू कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी, तो कौन जाएगा फिर? कौन मूव करेगा? सर्किट, कंडक्टर मूव करेगा ना फिर, क्योंकि बार मैग्नेट को आप पकड़ कर बैठ गए हो, इसे कहीं जाने नहीं दे रहे हो, तो फोर्स तो लग रहा है। तो इस बार फोर्स फिर किसके ऊपर लगेगा? सर्किट के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर। तो या तो कंडक्टर मैग्नेट की तरफ आएगा या मैग्नेट से दूर जाएगा। ठीक है, इसमें डायरेक्शंस का बहुत सारा फंडा होता है, मैं फिलहाल डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है, या तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल। दोनों ही केस में या तो कंडक्टर आगे जाएगा या कंडक्टर पीछे जाएगा, मैग्नेट कहीं नहीं जा रही, क्योंकि मैग्नेट को पकड़ कर बैठे हो। ये किस किस को समझ आ रही बात? यहां तक क्लियर है सभी को फंडा? तो अब हमने क्या किया, हमने एक मैग्नेट ली, इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, क्योंकि हॉर्स का जो शू होता है उसके पीछे, हॉर्स का जो पीछे वाला पार्ट होता है पैर का, उस पे जो शू लगता है उसकी शेप भी कुछ इसी तरह की होती है, इसलिए हम इसको हॉर्स शू मैग्नेट या यू शेप मैग्नेट बोल देते हैं, क्योंकि इसकी शेप कैसी है? यू अल्फाबेट जैसी है, इसलिए इसको यू शेप मैग्नेट बोल देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये मैग्नेट है तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड तो होगी, हर एक मैग्नेट की होती है ना?
इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होगी बच्चों? नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है बी, और क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? एरो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां हो गई? नॉर्थ टू साउथ। ये किस किस को समझ आ रही बात? ध्यान है सभी का यहीं तक? अब मैंने इसके अंदर इस मैग्नेट के बीच में एक कॉइल को प्लेस किया है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, और इसको मैं एक बैटरी और एक स्विच से कनेक्ट कर रहा हूं लाइक दिस। ठीक, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये स्विच हो गया। स्विच को हम प्लग की भी बोलते हैं, और प्लग की का सिंबल क्या होता है? के। पता है आपको सबको ये? अब करंट फ्लो करेगा इसमें, क्योंकि आपने स्विच क्लोज कर दिया, सर्किट कंप्लीट हो गया। करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट इस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर। करंट का सिंबल क्या होता है? आई। तो पूरे सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहां तक किस किस को क्लियर हो रही है बात? सबका ध्यान है यहीं पर? रिदम को समझ आ रहा है? अब मैग्नेट तो है फिक्स, मैग्नेट नहीं हिल सकती, उसको हमने पकड़ रखा है कस के कि तू कहीं नहीं जाएगी। अब कंडक्टर फिक्स नहीं है, कंडक्टर की जो एक कॉइल है ये फिक्स नहीं है, ये मूव कर सकती है। ये मूव क्यों करेगी पहले तो वो समझने की कोशिश करते हैं। एक तो मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है ही, एक जब करंट पास हुआ तो करंट की वजह से कंडक्टर के अंदर भी क्या जनरेट हुई होगी? मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? वो ये कहता है कि जब सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से क्या जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस सर्किट में इस कंडक्टर में क्या जनरेट हुई है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अब एक मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से और एक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से, दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। कितनी मैग्नेटिक फील्ड्स हो गई? 2। एक मैग्नेट की वजह से, जो मैग्नेट है बड़ी सी यू शेप मैग्नेट, उसकी खुद की है। ठीक है, और दूसरी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसमें फिलहाल करंट फ्लो कर रहा है। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब होता है एक ऐसा कंडक्टर जिसमें फिलहाल करंट फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? करंट कैरिंग कंडक्टर। ये दो मैग्नेटिक फील्ड वाला फंडा किस किस को समझ आ रहा है? वैष्णवी, ये भी क्लियर हो रहा है? यहां तक सबको क्लियर हो रहा है बच्चों? तो अब एक मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट की हो गई, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड किसकी हो गई? करंट कैरिंग कंडक्टर की हो गई। ठीक है, अब दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, तो दो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ऐसे समझो दो मैग्नेट्स हैं। क्या है? दो। अब या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। ठीक है, अट्रैक्ट करेंगी तो इधर मूव करेंगी, रिपेल मूव करेंगी तो एक दूसरे से दूर जाएंगी। इतना एग्री करते हो? अब मूव करेगा तो कौन करेगा? कॉइल या मैग्नेट? मैग्नेट क्यों नहीं मूव करेगी? पकड़ के बैठे हैं, उसे फिक्स कर रखा है कि मैग्नेट को हिलने नहीं देंगे। मैग्नेट नहीं हिल रही है तो किसके ऊपर लगेगा फिर फोर्स? तो कॉइल मूव करेगी। कौन मूव करेगा? यहां तक समझ आ रहा है? यही मैंने आपको अभी लिखवाया है। मैंने आपको जो लिखवाया पहली स्टेटमेंट वो ये थी कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो उसके ऊपर क्या लगता है? फोर्स। क्योंकि मैग्नेट तो फिक्स है तो किसके ऊपर लगेगा फोर्स? या तो वो अट्रैक्ट होगा या वो क्या होगा? रिपेल। क्योंकि दो मैग्नेट आ गई ना वहां पर, एक तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और एक करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद अब या तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या इसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिसकी वजह से ये क्या करेगी? मूव करेगी। क्लियर हो रहा है? फिर ये इसका मैंने रीजन लिखवा दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट पास हो रहा है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, वो दोनों आपस में क्या करती हैं? इंटरेक्ट। इंटरेक्ट करने का मतलब है एक दूसरे पर क्या लगाती हैं? फोर्स, आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ। यहां तक किस किस को क्लियर हो रहा है? एक बार जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखवाई है आपने स्टेटमेंट्स, कोई डाउट है उसमें? अब किसी को क्लियर हो रहा है? सभी को? चलो अब पढ़ते हैं कि जो इस कॉइल के ऊपर फोर्स लग रही है उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालें, किस साइड में उसकी फोर्स लग रही है। ठीक है, तो उस वजह से मैंने कॉइल को नाम देने की कोशिश की थी P Q R S। ठीक है,
मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, ये सिलेबस का पार्ट फिलहाल नहीं है, मैं सिर्फ आपको रूल समझाने के लिए इसको समझा रहा हूं, ठीक है। रूल का नाम क्या है? तो अपने पास हेडिंग बनाओ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ब्रैकेट में लिखना टू फाइंड आउट द, हेडिंग के ब्रैकेट में लिखना टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, to find out the direction of force on the current carrying conductor placed in a magnetic field, placed in a magnetic field। ये वो रूल है जो हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स को निकालने के लिए यूज करते हैं। कब लगती है फोर्स? जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसके अंदर रखते हैं? प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये रूल आपको याद रखना है। क्या है इसकी डेफिनेशन अभी पढ़ते हैं। फिलहाल मैंने आपको क्या लिखवाया कि ये रूल यूज किस लिए होता है। रूल यूज क्यों हुआ? टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। ये रूल कहता क्या है, जरा ध्यान देंगे, सभी बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को प्लीज उठाइएगा इस तरह से, और ये थंब, ये आपकी फर्स्ट फिंगर, ये आपकी थर्ड फिंगर, ठीक है। इसको मान लो ये थंब हो गया, ये फर्स्ट फिंगर, ये सेकंड फिंगर, ठीक है। ये जो थंब है ये आपका फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये फर्स्ट फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेट की, और ये जो थर्ड फिंगर, ये जो सेकंड फिंगर है आपकी, ये करंट को रिप्रेजेंट करती है। किसको? इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? FBI। FBI सुना है? किस किसने सुना है FBI? FBI पुलिस आपने सुना होगा, है ना। कहीं पर एक पुलिस का जो नाम है वो क्या है? FBI के नाम से। तो FBI एकदम से याद आ जाता है, क्लिक कर जाता है FBI। F मतलब, B मतलब, B किसका सिंबल था? मैग्नेटिक फील्ड। I करंट। FBI। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है यहां तक? तो ये F, ये B और ये I, इस तरह से प्लेस करो एक दूसरे को कि ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो। दे शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। करो, लेफ्ट हैंड का यूज करो आदित्य, पेन हटा दो हाथ में से, ऐसे मुझे दिखाओ, तभी तो मुझे पता चलेगा सही कर रहे हो या गलत। सूरज ऊपर करो हाथ। वासु ठीक नहीं है बेटा, अपने आप चेक करो। अपनी ठीक नहीं है, अपने आप, अब ठीक है। अपने आप चेक करो, ये तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। इधर से देखूं तब भी 90, इधर से देखूं तब भी 90, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। ऊंचा सा हाथ उठाओ वैष्णवी, ठीक है। अब देखो, FBI, FBI, FB, 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 F क्या है? B, I, F, B, I, चलो देखो, इस रूल को अप्लाई कैसे करना है। इस रूल के हिसाब से फ्लेमिंग कहते हैं कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब को, फर्स्ट फिंगर को और सेकंड फिंगर को स्ट्रेच करते हैं इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हम अपने थंब को, फर्स्ट फिंगर को और सेकंड फिंगर को स्ट्रेच करते हैं इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो अगर ये हमारी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, सेकंड फिंगर हमारे करंट को शो कर रही है, तो जिस डायरेक्शन में हमारा थंब जाएगा वही डायरेक्शन होगी किसकी? फोर्स की। जरा देखना एक बार, बोर्ड पर सीखते रहना सभी बच्चे। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये किसको रिप्रेजेंट करी थी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। बहुत ध्यान से समझना, ये बिल्कुल आसान नहीं है, और अगर आ गया तो बहुत आसान है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? सेकंड फिंगर। करंट कहां जा रहा है? तो इसको भी हमने कहां भेज दिया? ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखना, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस आर्म की बात कर रहा हूं मैं अभी, PQ वाली आर्म की। PQ वाली आर्म में करंट ऊपर जा रहा है,
सेकंड फिंगर भी ऊपर की तरफ है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, नॉर्थ से, ये है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ। थंब कहां जा रहा है? अंदर की तरफ, इनवर्ड्स। थंब कहां जा रहा है? इनवर्ड्स। थंब कहां जा रहा है? दोबारा देखते हैं इसी रूल को। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से हमें अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करना है, लेफ्ट हैंड के थंब को, फर्स्ट फिंगर को और सेकंड फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करना है कि वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इस आर्म के लिए देखते हैं जिसका नाम क्या है? आरएस। इसमें करंट नीचे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन कहां है? नीचे की तरफ। तो ये जो सेकंड फिंगर है ये भी कहां है? नीचे की तरफ। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड कहां है? नॉर्थ से साउथ। तो ये तो सही जा रही है। अब थंब कहां आ रहा है? आउटवर्ड, बाहर की तरफ। थंब कहां आ रहा है? आउटवर्ड आ रहा है। ठीक है, इस केस में थंब कहां आ रहा था? इस केस में थंब कहां आ रहा है? इसका मतलब PQ वाली आर्म पर फोर्स कहां लग रही है? इनवर्ड। और इस वाली आर्म पर कहां लग रही है? आउटवर्ड्स। एक नोटबुक दे दो। ये है मेरे पास आर्म्स PQRS। ठीक है, कुछ नहीं लिखा मैंने, सिर्फ नाम लिखे हैं, अल्फाबेट्स लिखे हैं PQRS। इस वाली आर्म पर कहां फोर्स लग रहा था? इनवर्ड। और इस वाली आर्म पर? तो देखो, ये वाली आर्म तो जाएगी, ये वाला पार्ट तो जाएगा इनवर्ड, और ये वाला पार्ट ऐसे जाएगा, ये है ना, ये अंदर की तरफ, और ये, और फिर ये ऐसे घूम जाएगा, फिर से इस पे इनवर्ड, और इस पर फिर से ऐसे घूम जाएगा, फिर से इस पे इनवर्ड, और इस पर फिर ये ऐसे घूम जाएगा, इधर की साइड इनवर्ड, इधर की साइड फिर ये घूम जाएगा। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक इसमें क्या फ्लो कर रहे हैं? जब तक इसमें क्या फ्लो करा रहे हैं? करंट फ्लो करा रहे हैं, है ना। मैग्नेट तो फिक्स है, मैग्नेट तो कुछ कर ही नहीं रही है। कौन कर रहा है? करंट। कौन कर रहा है? और ये करंट तब तक इसको घुमाता रहेगा जब तक आप क्या फ्लो करा रहे हो? इसमें करंट फ्लो करा रहे हो, है ना। करंट घूम रहा है, करंट जा रहा है, तो ये घूमता रहेगा कॉइल, और करंट बंद हो जाएगा तो ये कॉइल घूमना बंद। ये आपकी मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर ऐसे ही काम करती है। अगर हम कभी इलेक्ट्रिक मोटर को खोलकर देखें, सभी डिवाइसेस में मोस्टली इलेक्ट्रिक मोटर हमें मिल जाती है, तो वो इलेक्ट्रिक मोटर अगर हम खोल के देखेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि उसके पास एक मैग्नेट लगी होती है जो कि फिक्स है, मैग्नेट हिल नहीं सकती। और क्या लगी होती है उसके अंदर? एक रेक्टेंगुलर शेप में कॉइल। क्या लगी होती है? जो कि लगातार मूव करती है। जब उसमें क्या पास होता है? करंट पास होगा तो वो मूव करना शुरू करेगी, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स। क्या लग रहा है उसके ऊपर? ये जो पंखा है ये भी तो ऐसे ही काम कर रहा है। इसके अंदर एक मोटर है, मोटर के अंदर एक मैग्नेट को फिक्स कर रखा है, एक कॉइल है, उस कॉइल में करंट पास किया, करंट पास करने की वजह से वो कॉइल क्या करेगी? मूव करेगी, घूमना शुरू कर देगी। क्या करेगी? घूमना शुरू कर देगी। और कब तक घूमती रहेगी? जब तक करंट पास होता रहेगा। ये चेंज ना हो या उलझ ना जाए कॉइल, इसलिए हम यहां स्पेशली स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स का यूज करते हैं। ये क्या होते हैं? फिलहाल अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमें समझने की जरूरत नहीं है। बस ये समझना, ये इतना काम करते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा ही घूमता है, नीचे वाला फिक्स रहता है। कौन घूमता है? सिर्फ ऊपर वाली कॉइल घूमती है, नीचे का सर्किट क्या रहता है? फिक्स। अगर नीचे का सर्किट भी घूमने लग जाएगा तो वो तो उलझ जाएगा ना पूरा, फिर तो कुछ भी नहीं होगा, फिर तो वायर सारी उलझ जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो सिर्फ कौन घूमता है? ऊपर की कॉइल। नीचे वाला सर्किट क्या रहता है? फिक्स रहता है। ठीक है, और कब तक घूमता रहेगा? जब तक क्या पास होगा? अब ये जो घूम रहा है कॉइल, इसमें अगर हम इस तरह से कोई एक्सेल लगा दें, जैसे ये पंखे की जो डंडी आ रही है ये लगा दी, तो वो मोटर घूमेगी, मोटर घूमने से पंखे की ये डंडी घूमेगी और उसके ब्लेड्स भी घूमेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। समझ आ रही बात? ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये कैसे काम करती है? इसमें हम एक मैग्नेट को फिक्स कर देते हैं, बड़ी सी मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमने फिक्स कर दी, वो तो हिल ही नहीं सकती। एक कॉइल लगा दी रेक्टेंगुलर शेप में और उसमें करंट पास करा दिया। अब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से उस कॉइल के ऊपर क्या लगेगी? एक फोर्स। क्या लगेगी? और वो कॉइल मूव करेगी।
किस डायरेक्शन में मूव करेगी उसको हम कैसे निकालते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल, जो ये कहता है कि अपने लेफ्ट हैंड के थंब को, फर्स्ट फिंगर को, सेकंड फिंगर को स्ट्रेच करना इन सच अ वे कि वो एक दूसरे के साथ कैसे हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के साथ कैसे हो? यही ध्यान है सभी का। उसके बाद FBI से इसको याद रखना है, ये जो सेकंड फिंगर है ये करंट को शो करनी चाहिए, ये जो फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करनी चाहिए। तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स की डायरेक्शन को, जैसे कि यहां पर था। फिलहाल अगर मैंने इसको ऐसे लगा रखा है PQ आर्म के लिए, तो क्या ये ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड तो ठीक है, नॉर्थ से साउथ ऐसी जा रही, करंट नीचे आ रहा है ऊपर, तो इस वाली फिंगर को ऊपर कर दिया मैंने, ठीक है। करंट कहां चला गया? ऊपर। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ अब भी ठीक है। थंब कहां गया? थंब कहां गया? तो इसका मतलब PQ पर कौन सा फोर्स लग रहा है? अंदर की तरफ, इनवर्ड। ऐसे ही यहां पर देखो, करंट नीचे है तो सेकंड फिंगर भी नीचे है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, नॉर्थ से साउथ ऐसी जा रही है। थंब कहां रहा है? आउटवर्ड, बाहर की तरफ। इसका मतलब इस वाले आर्म पर जो फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है? बाहर की तरफ, इधर इनवर्ड और इधर आउटवर्ड। इसकी वजह से वो हिस्सा अंदर और ये हिस्सा बाहर, और इस तरह से ये कॉइल लगातार घूमती रहेगी। सिर्फ ऊपर वाला पार्ट घूमे, नीचे वाला ना घूमे, इसके लिए हम यहाँ पर स्पेशल स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स लगाते हैं। ये क्या होते हैं फिलहाल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा, ठीक है। अब बताओ किस किस को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है? बेसिक आइडिया क्लियर हो रहा है सभी को? जो आपने एक्टिविटी पढ़ी थी अभी आपकी बुक के हिसाब से, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, जब आपने एक एल्यूमिनियम की रोड को एक मैग्नेट के अंदर प्लेस कर दिया था, तो उसमें भी तो ऐसे ही हो रहा था। उसमें भी तो आपने यही किया था बच्चों। ये एक एल्यूमिनियम की रोड थी, ये एक मैग्नेट है, यू शेप मैग्नेट। यू शेप मैग्नेट आपने फिक्स कर दी, एल्यूमिनियम की रोड को हवा में लटका दिया वायर्स की हेल्प से, और उस वायर्स को किससे कनेक्ट किया? बैटरी और स्विच से। जैसे ही स्विच को क्लोज किया, उसमें करंट फ्लो किया, करंट की वजह से उसके पास क्या जनरेट हुई? मैग्नेटिक फील्ड। अब दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, एक तो किसकी है? मैग्नेट की है अपनी, दूसरी किसकी है? किसकी है? एल्यूमिनियम रोड के चारों तरफ जो जनरेट हुई है करंट की वजह से। किसकी वजह से? अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी। इंटरेक्ट करने से मेरा मतलब है फोर्स लगाएंगी, या तो अट्रैक्शन या। अब मैग्नेट तो फिक्स है, मैग्नेट तो मूव नहीं कर सकती, तो कौन मूव करेगी? एल्यूमिनियम रोड। बताओ ये किस किस को समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है सभी को ये? ठीक है। किस डायरेक्शन में फोर्स लगती है ये हम कौन से रूल की हेल्प से निकालते हैं? फ्लेमिंग रूल क्या है वो समझ आया? ये थंब फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को, और ये करंट। अगर ये फर्स्ट फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और ये करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जिस डायरेक्शन में हमारा थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स की डायरेक्शन को। ये अब किस किस को क्लियर हो रहा है बच्चों? कोई दिक्कत परेशानी इसमें? जरा बुक में देखते हैं कहां पर है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओल्ड बुक के हिसाब से पेज नंबर 231 है, न्यू बुक है किसके पास? ओल्ड बुक के हिसाब से 231, न्यू बुक के हिसाब से पेज नंबर 203 है। देखो एक लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा होगा, किसका लेफ्ट हैंड है ये? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें देखो थंब पर लिखा हुआ है मोशन। मोशन का मतलब है फोर्स, यहां पर फोर्स लगेगी तभी तो मोशन में आएगा ना वो। और फर्स्ट फिंगर पर क्या लिखा है? फील्ड। कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड फिंगर पर क्या लिखा है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इस डायग्राम के बराबर में देखो आपको लिखा हुआ मिलेगा 5th 6th लाइन में, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, forefinger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular to each other. If the first finger points in the direction of magnetic field and the second finger in the direction of current, then the thumb will point out in the direction of motion or the force acting on the conductor. ये पूरा रूल है, इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए एंड तक। जल्दी से कॉपी करो और कॉपी करते करते याद भी करना है। एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम दिया हम सीखने वाले हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये है तो इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट, लेकिन इसको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कंटिन्यू किया गया है कहीं ना कहीं। और
इसमें हम सीखेंगे कि हमारे घर में जो सर्किट लगे होते हैं नॉर्मली उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं मेन में, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें देखो एक रेड कलर की वायर दिख रही होगी आपको। ये जो रेड कलर की इंसुलेशन वायर है इसको हम बोलते हैं लाइव वायर। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? इसमें करंट फ्लो करता है, ठीक है। उसके बाद जो करंट वापस जा रहा है वो फिर इस ब्लैक वायर से जा रहा है। इस ब्लैक वायर का क्या नाम है? न्यूट्रल। क्या नाम है इसका? तो अभी मैंने आपको दो वायर बताई, रेड वाली का नाम क्या है और दूसरा ब्लैक वाली का। ये रेड और ब्लैक इसके ऊपर इंसुलेशन कवरिंग होती है और कलर डिफरेंस इसलिए दिया जाता है ताकि पता रहे कौन सी लाइव वायर है और कौन सी न्यूट्रल वायर है, ठीक है। तो ये लाइव वायर है रेड जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और फिर वापस सर्किट पूरा कौन कर रही है? न्यूट्रल वायर। जो ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में करंट फ्लो कर रहा है ये इसलिए करता है क्योंकि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था ना कि हमें क्या लगाना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि करंट फ्लो कर सके। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इंडिया में वो होता है 220 वोल्ट। कितना होता है? 220 वोल्ट। सुना आपने? 220 वोल्ट हमारे घर में बिजली की सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट। किसने सुना है? तो वो जो 220 वोल्ट है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में है। पावर की क्लास में ध्यान देगा। लाइव वायर कौन से कलर की इंसुलेशन है और न्यूट्रल वायर ये हाई पोटेंशियल पर है और ये लो पोटेंशियल पर है। करंट फ्लो करता है हाई से लो की तरफ। करंट फ्लो करता है कहाँ से कहाँ? तो लाइव वायर से करंट आ रहा है, ये बोर्ड फ्यूज में गया, इलेक्ट्रिसिटी मीटर में गया, फिर हमारे घर के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में गया। आपने देखा होगा आपके घर पे मेन जहाँ मीटर होता है उसके आसपास एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा रहता है जो लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किस रूम में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जानी है, कब जानी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये बॉक्स क्या कहला रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट। फिर आपके घर में जो सर्किट्स लगे हुए हैं जरा देखो ध्यान से, ये सीरीज में या पैरेलल में? इसमें ये पैरेलल में लगे हुए हैं। हमारे घर में जो सर्किट्स लगे होते हैं वो किस में लगे रहते हैं? ताकि सबका एक डिफरेंट ऑन ऑफ स्विच हो सके। याद है मैंने लिखवाया भी था आपको पैरेलल में जुड़े होने के फ़ायदे क्या होते हैं। जब पैरेलल में हम सर्किट्स को जोड़ते हैं तो सबका एक सेपरेट ऑन ऑफ स्विच होता है। जब हम पैरेलल में सर्किट को जोड़ते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जब हम पैरेलल में सर्किट को जोड़ते हैं तो एक अगर सर्किट ख़राब भी हो गया तो बाकी सर्किट्स पर, बाकी चीज़ों पर फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कुछ बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं किसके? पैरेलल कॉम्बिनेशन के, इसलिए ये सब पैरेलल में जुड़े हैं, ठीक है। करंट आ रहा है कौन सी वायर से आ रहा है? लाइव वायर से आ रहा है। करंट आ रहा है कौन सी वायर से आ रहा है? लाइव वायर से आ रहा है। लाइव वायर की इंसुलेशन कैसी है? रेड कलर की। करंट जा रहा है कौन सी वायर से जा रहा है? न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर की इंसुलेशन कैसी है? इसमें से कौन सी हाई पोटेंशियल पर है और कौन सी लो पोटेंशियल पर है? कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होता है। इंडिया में कितना है? हमारे घर में जो सर्किट्स जुड़े हुए हैं वो किस में जुड़े हैं? पैरेलल में जोड़ने के काफ़ी फायदे होते हैं। डिफरेंट ऑन ऑफ स्विच होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। एक डिवाइस खराब हो गया तो उससे दूसरों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा एक ग्रीन कलर की वायर भी जा रही है अलग से, इसको हम अर्थ वायर या फिर ग्राउंड वायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अर्थ वायर या अर्थ वायर या ये ग्रीन कलर की वायर किस किसने देखी है? जो प्लग होता है ना, प्लग, उस प्लग में एक ऊपर वाला भी तो होता है ना होल जो सबसे मोटा होता है, वो ग्राउंड वायर के लिए। किसके लिए होता है वो? ग्राउंड वायर के लिए होता है। उसमें से एक वायर को सीधा सीधा कहाँ डाल दिया जाता है? ग्राउंड में। कहाँ ले जाते हैं उसको? एक मेटल स्ट्रिप के साथ जोड़कर उसको कहाँ डाल दिया जाता है? सीधा ग्राउंड। वो ग्राउंड में जाने के बाद क्या होता है? एक लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। क्या ऑफर करता है? क्या ऑफर करता है? तो अगर कोई मेटेलिक बॉडी है जिसमें करंट आ भी गया तो वो करंट हमारी बॉडी में न जाकर सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड वायर। कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड वायर एक लो, सुनो ध्यान से बस, ग्राउंड वायर एक लो रेजिस्टेंस का पाथ ऑफर करती है करंट के लिए, ताकि जो एक्स्ट्रा करंट उस मेटल की बॉडी में फ्लो कर रहा है किसी वजह से तो वो सारा का सारा करंट ग्राउंड में चला जाए और ह्यूमन बॉडी को टच करने से करंट ना लगे। तो ये एक सेफ्टी वायर के तौर पे यूज होता है। कैसे यूज होता है? आप बताओ किस किस को समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो जो वो प्लग आता है ना, 3 पिन वाला प्लग आता है, उसमें जो 3 पिन्स हैं उसमें एक वायर तो किसकी है? लाइव वायर। एक वायर किसकी है?
और एक एक्स्ट्रा सेफ्टी वायर किसकी होती है? अर्थ वायर की होती है। किस किस को समझ आ रही है? क्लियर हो गया? इसलिए ज़्यादातर मोस्टली आप देखोगे कि 3 पिन के प्लग्स आपके घरों में लगे रहते हैं और वो 3 पिन्स वाले प्लग आप लगाते हो तो उससे ग्राउंड वायर से क्या मिलती है? सेफ्टी। ग्राउंड वायर को और क्या बोलते हैं? अर्थ वायर जो होती है उस पर इंसुलेशन कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, तो आप भी इन फ्यूचर अगर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का काम कराते हैं अपने घर में तो मेक श्योर करें कि वो अर्थ वायर ज़रूर डालें। ठीक है, मोस्टली क्या होता है डालते ही नहीं इलेक्ट्रिशियन या ध्यान ही नहीं दिया जाता अर्थ वायर के ऊपर। तो जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो उसमें तो 3 प्लग हैं, उसमें तो ग्राउंड वायर है, लेकिन ग्राउंड वायर नीचे गई तो नहीं, जो आपका मेन सर्किट है उसमें से ग्राउंड वायर गई तो नहीं, इलेक्ट्रिशियन ने डाली तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर तो वेस्टेज हो गई, है ना। तो आपकी सेफ्टी के लिए ग्राउंड वायर का होना ज़रूरी है। ये सबको समझ आ रही है बात? तो ग्राउंड वायर एक सेफ्टी डिवाइस के तौर पे यूज़ होता है। ओके, इसके अलावा एक और सेफ्टी डिवाइस यूज़ होता है जिसका नाम होता है फ्यूज़। क्या बोलते हैं उसको? फ्यूज़। जो फ्यूज़ होता है, ध्यान से समझना कैसे काम करता है। ये मेरे पास कोई सर्किट है, इससे आगे बहुत सारे डिवाइसेस जुड़े हुए। यहाँ पर मैंने एक फ्यूज़ लगाया, जो फ्यूज़ की वायर है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। फ्यूज़ की वायर है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम। तो जैसे ही कभी भी वोल्टेज ज़्यादा आने की वजह से करंट ज़्यादा होगा तो ये फ्यूज़ की वायर क्या कर जाएगी? मेल्ट कर जाएगी, और फ्यूज़ की वायर मेल्ट करने की वजह से सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट आगे नहीं जाएगा, करंट आगे नहीं जाएगा तो आगे के सारे डिवाइसेस क्या हो जाएंगे? सेफ हो जाएंगे। आगे के सारे डिवाइसेस क्या हो जाएंगे? सेफ। दोबारा सुनना इस बात को, क्या कह रहा हूँ। जहाँ से मेरा मेन सर्किट शुरू हो रहा है, जहाँ से मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स शुरू हो रहा है, इसमें मेन स्विच के साथ फ्यूज़ भी लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं? फ्यूज़ फिर से एक सेफ्टी डिवाइस है। मैंने बताया एक सेफ्टी डिवाइस तो आपका अर्थ वायर हो गया, और दूसरा कौन हो गया? पेपर में पूछते हैं 2 सेफ्टी डिवाइस के बारे में। इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। ओके, इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ, सारी चीज़ें ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। यहाँ पर जो ये फ्यूज़ है ये एक सेफ्टी डिवाइस के तौर पे काम कर रहा है। इसकी जो ये वायर है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। जैसे ही कभी भी वोल्टेज हाई आएगी, सुना होगा आपने वोल्टेज बहुत तेज़ आ रही है, कभी हुआ ऐसा घर पर? तो वोल्टेज जो तेज़ आ रही है तो वोल्टेज तेज़ आने से करंट भी ज़्यादा हो जाएगा। कौन से लॉ के हिसाब से? ओम्स लॉ के हिसाब से। पढ़ा था ना इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ की, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। तो अगर करंट ज़्यादा होगा तो उसका हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो ये जो फ्यूज़ की वायर है ये क्या कर जाएगी? एकदम से मेल्ट कर जाएगी। फ्यूज़ की वायर क्या कर जाएगी? ठीक है, और सर्किट हो जाएगा ब्रेक। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो आगे के जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं, जितने भी अप्लायंसेस हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे? सेफ हो जाएंगे। ये किस किस को समझ आ रहा है? इसके बाद इस फ्यूज़ को निकाल दो और दूसरा फ्यूज़ लगा दो जब वोल्टेज ठीक हो जाए, है ना। जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ठीक हो जाए फ्यूज़ को क्या कर दो? चेंज कर दो। ज़्यादा महंगे नहीं आते आजकल तो। फ्यूज़ को चेंज करने में झंझट भी खत्म हो गया है। क्या लगने लगी है? MCB। किस किस के घर पर लगी हुई है MCB? फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नाम से ही समझ आ रहा है एक छोटा सा डिवाइस है जो सर्किट को क्या कर देता है? ब्रेक। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर सर्किट को क्या कर देगा? ब्रेक। जैसे करंट ज़्यादा आएगा, सर्किट को खतरा होगा तो वो सर्किट को ब्रेक कर देगा। जब करंट ठीक हो जाए, वोल्टेज ठीक हो जाए, उसको सर्किट को दोबारा से जोड़ दो। फ्यूज़ को चेंज करने का चक्कर रहता है, वो चक्कर खत्म हो गया। MCB ने उस चक्कर को खत्म कर दिया। ये किस किस को समझ आ रही बात? इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इसमें, वो ये है, एक तो ओवरलोडिंग और एक शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग हम कब बोलेंगे? ओवरलोडिंग हम तब बोलेंगे जब हम एक साथ कई सारे डिवाइसेस को चला रहे हैं। जैसे कि हमने AC भी चला लिया, TV भी चला लिया, प्रोजेक्टर भी यूज़ कर लिया, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक मोटर, जितने भी हैवी डिवाइसेस हैं सारे एक साथ अगर हम कभी यूज़ कर लें तो ओवरलोड हो जाता है। क्या बोलते हैं इस प्रॉब्लम को? ये प्रॉब्लम क्यों है इसको समझते हैं। AC एक हैवी डिवाइस है, मोटर एक हैवी डिवाइस है, TV, ये सारी चीज़ें जितनी मैं बता रहा हूँ, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, ये सारे के सारे ज़्यादा करंट लेते हैं। ज़्यादा करंट लेंगे तो मेरी वायर्स में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। एग्री करते हो इस बात से? क्या प्रोड्यूस होगी? ज़्यादा, और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो मेरे डिवाइसेस ख़राब हो सकते हैं, आग लग सकती है, वहाँ पर खतरा बढ़ जाता है आग लगने का। इसलिए मना किया जाता है ओवरलोडिंग करने के लिए। इसलिए घर में सेफ्टी के साथ आपने सुना भी होगा, अपने घर वालों से भी सुना होगा कि एक साथ इतने सारे डिवाइसेस मत चलाओ। क्यों? उससे क्या होती है? ओवरलोडिंग होती है। बहुत सारा करंट आपकी वायर्स में फ्लो करता है। बहुत सारा करंट मतलब बहुत सारी हीट, बहुत सारी हीट मतलब तो वहाँ आग लगने का खतरा। समझ आ रही बात? और सुनना ध्यान से, अगर उस हीट की वजह से
वायर्स की इंसुलेशन मेल्ट हो जाए। क्या मेल्ट हो जाए? वायर्स की इंसुलेशन मेल्ट हो जाए। तो वायर्स की इंसुलेशन मेल्ट होने की वजह से ये लाइव वायर थी, ये न्यूट्रल वायर थी, ये दोनों मिक्स हो जाएंगी, ये दोनों टच कर जाएंगे। अब जो करंट ऐसे घूम के आने वाला था लंबा रास्ता तय करके, वो सारा करंट किसी मीटिंग पॉइंट पर फ्लो करना शुरू कर देगा। शाकिब इधर ध्यान दो बेटा, ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर, करंट को आना था ऐसे घूम के लंबा रास्ता तय करके सारे डिवाइसेस से पास हो गए। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर की कवरिंग हटी, लाल कलर की और ब्लैक कलर की कवरिंग हटी, हीट की वजह से मेल्ट हो गई, तो ये आपस में मीट कर गई। जैसे ही आपस में मीट कर गई, अब सारा करंट यहीं से फ्लो करना शुरू हो जाएगा, एकदम से बहुत सारा करंट फ्लो करेगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। क्या बोलते हैं इसको? वो जो करंट को लंबा रास्ता तय करके आना था, अब उसे लंबा रास्ता तय करने की जरूरत नहीं है, अब उसे रास्ता यहीं से मिल गया। लाइव वायर से न्यूट्रल वायर यहीं टच हो गई, तो अब उसको शॉर्ट सर्किट मिल गया। अब सारा करंट यहीं से फ्लो करेगा। तो एक साथ बहुत सारा करंट यहाँ से फ्लो करेगा। बहुत सारा करंट मतलब बहुत सारी हीट, बहुत सारी हीट मतलब आपके डिवाइसेस फूक सकते हैं, आग लग सकती है उसमें। तो दो प्रॉब्लम बताई मैंने आपको, एक तो ओवरलोडिंग और दूसरी किस किस को समझ आ रही है? ओवरलोडिंग और कैसे हो सकती है? जैसे वो एक्सटेंशन बोर्ड होता है ना, एक्सटेंशन बोर्ड पता है, इसमें 3-4 प्लग लग जाते हैं। उसमें एक एक्सटेंशन बोर्ड में अगर हम 3-4 हैवी डिवाइसेस के प्लग लगाकर एक साथ ऑपरेट करेंगे, तो वो एक्सटेंशन बोर्ड में भी ज़्यादा करंट जाएगा, वो भी क्या होगा? ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक हैं। इनकी वजह से क्या हो सकता है? आग लग सकती है, हमारे डिवाइसेस खराब हो सकते हैं। ऐसा ना हो इसलिए हमें ओवरलोडिंग को अवॉइड करना चाहिए। टाइम टू टाइम अपनी वायर्स को रिपेयर कराना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक किस किस को क्लियर है? एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, हमारे डोमेस्टिक सर्किट्स में दो तरह के सर्किट्स होते हैं, एक 5 एम्पियर का और एक 15 एम्पियर का। एक 5 एम्पियर का और एक 15 एम्पियर वाला सर्किट उन डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है जो हैवी करंट लेते हैं, जिनका करंट का डिमांड ज़्यादा है। और 5 एम्पियर का करंट सर्किट उसके लिए यूज़ होता है जिनकी डिमांड कम है। जैसे 15 एम्पियर का किसके लिए यूज़ होता है? AC हो गया, और भी हैवी डिवाइसेस जितने होते हैं उन सब के लिए यूज़ होता है। ठीक है? और 5 एम्पियर का जो हल्के डिवाइसेस हैं, जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, फैंस हो गया। समझ आ रही बात? तो हमारे घरों में दो तरह के सर्किट होते हैं, एक 5 एम्पियर का और एक 15 एम्पियर हैवी डिवाइसेस के लिए, और 5 एम्पियर हल्के डिवाइसेस के लिए। ये चीज़ समझ आ रही है?